उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मेन ऑर्गन्स कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के। जैसे मतलब कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा, कौन क्या काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर मेन ऑर्गन्स क्या हैं और वो ऑर्गन्स क्या काम करेंगे। तो मेरी बॉडी के ऑर्गन्स की अगर आप बात करो तो मेरा मुंह आता है, मेरी आंखें आती हैं, मेरा हार्ट आता है, मेरी किडनी आती है। आंखें देखने का काम करेंगी, मुंह बोलने का बात काम करेगा, खाने का काम करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करेगा, किडनी जो है वो क्या काम करती है, मुझे इतनी बायोलॉजी तो नहीं आती है, शायद यूरिन को प्यूरीफाई करने का काम करती है या फिर जो भी काम करती है वो। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन मेरी बॉडी का अलग अलग काम कर रहा है। क्या इन ऑर्गन्स के काम करने के बिना मेरी बॉडी चल सकती है? नहीं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी उसके अलग अलग ऑर्गन्स का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन का एक स्ट्रक्चर है और अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन फंक्शन करता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना काम करता है। सबसे पहला ऑर्गन जो इसके अंदर आता है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है वो एक तरीके का पार्लियामेंट है। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, उसी तरीके से एक दुनिया का पार्लियामेंट है, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता है। मतलब यूनाइटेड नेशन का एक ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। इस जनरल असेंबली के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन की, मतलब जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर देश आते हैं, अभी के टाइम पे 193 कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है। वो सारी की सारी 193 कंट्रीज जो हैं वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव इस जनरल असेंबली के अंदर भेजती हैं। तो 193 कंट्रीज के 193 रिप्रेजेंटेटिव्स इस जनरल असेंबली के अंदर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में पार्लियामेंट के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 543 एमपी चुन के जाते हैं और फिर वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट्स डिस्कशंस करते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं, बजट को पास करते हैं, लॉज बनाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज, मतलब 193 कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली के अंदर भेजती हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे डिबेट्स करने का काम करते हैं, रिकमेंडेशंस, बजट अप्रूवल, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो ये एक तरीके का वर्ल्ड पार्लियामेंट है। सारे 193 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे डिबेट्स होती हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस वहाँ पे की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है। रिकमेंडेशंस दी जाती हैं जनरल असेंबली के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को कौन सा फैसला लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बजट अप्रूवल किया जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो बजट होगा, बजट मतलब कितना खर्चा हम करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कितना हमारे पास रेवेन्यू आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब इसके अंदर अप्रूव किया जाता है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है अलग अलग बॉडीज़ के अंदर। तो जैसे हमारे पास एक सिक्योरिटी काउंसिल आती है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स आते हैं। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं। वो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको चुनने का काम जनरल असेंबली करेगी। जैसे हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आती है जिसको हम इकोसॉक कहते हैं, इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं। इन 54 मेंबर्स को चुनने का काम कौन करेगा? वो जनरल असेंबली करेगी। जैसे हमारे पास ह्यूमन राइट्स काउंसिल आता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, उसके अंदर मेंबर्स को चुनने का काम कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी। तो इस तरीके से जनरल असेंबली काम करती है। एक तरीके का पार्लियामेंट है ये वर्ल्ड के लेवल पे, और वहाँ पे ये सब काम होता है। अगर आपको जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग करनी है तो वोटिंग के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उसके लिए 2/3 मेंबर्स का उसके ऊपर वोट होना चाहिए। मतलब 193 में से 2/3 मेंबर्स जो हैं, 2/3 कंट्रीज जो हैं उसके ऊपर अपना वोट करें। और अगर सिंपल ऑर्डिनरी डिसीजंस, नॉर्मल डिसीजंस आपको लेने हैं, फैसले लेने हैं, तो उसके ऊपर सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए। मतलब 193 का आधा 147 147 नहीं, 193 का आधा कितना होता है यार? 95 हाँ 95 और 97 से ज़्यादा लोगों का उसके ऊपर वोट होना चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ नॉर्मल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। फिर हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है सिक्योरिटी काउंसिल को। ये आर्टिकल 24 के अंदर लिखा गया है, जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 24 है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि इसको इंटरनेशनल पीस मेंटेन करनी है, मतलब पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर शांति लानी है, देश आपस में लड़े ना, झगड़े ना, और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है। मतलब सारे देश सुरक्षित रहें, किसी देश के ऊपर कोई अटैक ना कर ले, किसी देश के ऊपर जो है वो कोई कब्जा ना कर ले। मतलब सुरक्षा आपको मेंटेन करके रखनी है सारे देशों की। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स आते हैं। इन 15 मेंबर्स में से
5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं जिनको हम P5 के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद इसके अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं जिनको 2 साल के पीरियड के लिए चुना जाता है, किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। तो टोटल इसके अंदर आते हैं 15 मेंबर्स। अब इसकी की पावर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है सिक्योरिटी काउंसिल की? देखो, सिक्योरिटी काउंसिल कैन ऑथराइज सैंक्शंस। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब ये जो 15 मेंबर्स हैं, ये मिलके किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। मतलब किसी भी देश को पुनिश किया जा सकता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ट्रेड सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, उसके ऊपर जो है कोई मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, उसको पुनिश किया जा सकता है बेसिकली। तो मान लो कोई एक ऐसा देश है जो किसी की बात ही नहीं मान रहा है, वो यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके भी अगेंस्ट जा रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट जा रहा है, उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक हैवॉक क्रिएट करके रखा हुआ है, वो किसी भी देश के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको अटैक कर देता है, किसी की बात नहीं मानता है, किसी भी यूनाइटेड नेशन की बात भी नहीं मानता है। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी काउंसिल, ये 15 मेंबर्स मिलके उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, उसको पुनिश कर सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे उनके वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं, उनके साथ ट्रेड ही ना किया जाए, उनके ऊपर हायर टैरिफ्स इंपोज कर दिए जाएं, तो उनको पुनिश किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने जब 1998 में या 7 में अपना पोखरान 1 किया था, या पोखरान 2 किया था, मतलब हमने न्यूक्लियर टेस्ट जब किया था, हमने एटम बम जब बनाया था, तो उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर भी सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शंस लगा दी थी। सैंक्शंस मतलब हिंदुस्तान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दी थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान ने जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है। उसी के साथ साथ मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। मिलिट्री एक्शन मतलब मान लो एक देश जो है वो सारे देशों के ऊपर अटैक कर रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है, सारे देशों को कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ है, किसी की बात नहीं मान रहा है, यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के सारे देश मिलकर जो है अपनी मिलिट्री उस देश में भेज सकते हैं, मतलब मिलिट्री अपनी भेज के उसको काउंटर कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं ताकि उसको शांत किया जाए। उसके बाद पीस कीपिंग मिशंस भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। पीस कीपिंग मिशंस का मतलब क्या है? मान लो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और दोनों देशों की लड़ाई हो रही है और एक भी देश किसी की बात नहीं मान रहा है, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्स वहां पे भेज सकता है, मिलिट्री वहां पे भेज सकता है, जिन्होंने ब्लू हेलमेट पहनी होंगी और जो कि वहां पे उस वॉर को रोकने का काम करेंगे और बेसिकली पीस को एस्टैब्लिश करने का काम करेंगे, पीस को रिस्टोर करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो ये पावर्स हैं किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? देखो, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन आपको पास करना है तो उसके अंदर उसको पास करने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर एक भी परमानेंट मेंबर जो है वो मना कर देता है, मतलब वीटो कर देता है, तो उस सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन को पास नहीं किया जा सकता है। मान लो रशिया क्या कर रहा है? रशिया बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा है, किसी भी देश को कब्जा कर रहा है, हैवॉक क्रिएट करके रखा हुआ है रशिया ने। और सारे के सारे 14 के 14 मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, मतलब 15 में से 14 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, जिसको हम सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन कह सकते हैं। मतलब रशिया के ऊपर, रशिया को पुनिश किया जाएगा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, सेक्शंस लगाई जाएंगी। लेकिन रशिया क्योंकि उसके खिलाफ खड़ा है और रशिया एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए रशिया के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर चाइना कुछ गलत कर रहा है और 14 के 14 मेंबर्स चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, चाइना को पुनिश करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है और चाइना के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी फैसला लेना है तो उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। और यही एक कारण है कि यूनाइटेड नेशन प्रॉपर तरीके से फंक्शन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी भी 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति ही नहीं होती है। मान लो 4 परमानेंट मेंबर्स ने एक फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो यूक्रेन को पुनिश करेंगे, यूक्रेन गलत कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, यूक्रेन को पुनिश करने के चक्कर में एक मेंबर अड़ जाएगा, वो कहेगा कि यूक्रेन को पुनिश नहीं किया जाएगा। जैसे चाइना अगर अड़ गया तो यूक्रेन को पुनिश नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी मेंबर अड़ नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई भी परमानेंट मेंबर अड़ नहीं जाना चाहिए, सारे 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। लेकिन इनकी सहमति तो बनती नहीं है, क्योंकि यूएसए, यूके
और फ्रांस के अगेंस्ट रशिया और चाइना होते हैं, रशिया चाइना अपने हिसाब से काम करते हैं और वो यूएसए के खिलाफ चले जाते हैं। तो इसलिए इनकी कभी भी सहमति नहीं होती है, इसलिए कोई भी प्रॉपर और ढंग का सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है। मान लो कहीं पे वॉर चल रही है दुनिया में, इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है। अब मान लो इजराइल का समर्थन कौन कर, इस वॉर को रोकने के लिए आपको एक सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन हो क्या रहा है, सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास करने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि हो सकता है कि पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हो चाइना और रशिया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा हो, यूके इजराइल का समर्थन कर रहा हो। अब मान लो कि 2 देश चाहते हैं कि इजराइल को पुनिश किया जाए, 2 देश चाहते हैं कि पैलेस्टीन को पुनिश किया जाए, तो कभी भी सहमति नहीं बन पाएगी, उस वॉर को रोका नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो वीटो है, वीटो मतलब ब्लॉक कर देना, कोई भी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता है, अगर हो पाता है अगर कोई भी एक देश जो परमानेंट मेंबर है वो उसको ब्लॉक कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सहमति बन रही थी कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए और इंडिया को भी वीटो पावर मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि इंडिया को जब परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा था तो उस वक्त क्या होता है कि 4 मेंबर्स तो इंडिया के सपोर्ट में आते हैं, लेकिन चाइना ब्लॉक कर देता है। चाइना कहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाना है, तो इसलिए इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता है। अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना है या किसी देश को परमानेंट मेंबर बनाना है तो उसके लिए आपको सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास करना होगा। सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास करने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स सपोर्ट करते ही नहीं है। तो दैट इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम इन सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी काउंसिल में अच्छे से काम क्यों नहीं हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम क्या है? देखो, ये यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। जो भी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर काम कर रहा है, ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी सोशल स्फीयर के अंदर काम कर रहा है, समाज को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे लोगों के भले के लिए काम किया जाए, कैसे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव किया जाए, ये जो सारे के सारे इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंटल काम यूनाइटेड नेशन करता है, उनको देखने का काम, उसके अंदर कोऑर्डिनेट करने का काम ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल करती है। इसके अंदर टोटल 54 मेंबर्स हैं जिनको जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया गया है। ये यूनाइटेड नेशन को बाकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ लिंक करने का काम करती है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को आ गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, या फिर जो एनजीओज हैं उनके साथ ये मिलके जो है, मतलब उन सारी एजेंसीज को और एनजीओज को यूनाइटेड नेशन के साथ लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि सारे लोग इकट्ठा मिलके ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम कर सकें, समाज के लिए काम कर सकें, पूरी दुनिया के लिए काम कर सकें, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। तो ये फंक्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर फोर्थ आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम आईसीजे के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब मैं बात करता हूँ, ये एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल ऑर्गन है, उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे अगर मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करूँ तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है जो कि हेग में बेस्ड है। हेग मतलब नीदरलैंड्स में, यहाँ नीदरलैंड्स में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे अलग अलग देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स, लड़ाई चल रही है, उसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियंस दे सकता है। मतलब अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई फैसला सुनाया है तो वो सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होगा, मतलब वो बाइंडिंग नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो फैसला मानना ही होगा दोनों देशों को। मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक नहीं करना है, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन होगा। अगर इंडिया अटैक कर भी लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर टोटल 15 जजेस आते हैं, जिनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर चुनते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसके अंदर आता है वो है सेक्रेटेरिएट। जब मैं सेक्रेटेरिएट की बात करता हूँ, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है यूनाइटेड नेशन की। जैसे हमारे देश के अंदर हमारी जो सरकार है, उस सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म क्या है? आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर्स, जो कि पूरे के पूरे सरकार के जो कानून हैं या फिर जो पॉलिसीज़ हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है वो सेक्रेटेरिएट है, जिसके अंदर सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाता है। इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड स्टाफ सेक्रेटेरिएट का आता है यूनाइटेड नेशन का, जो कि प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और बाकी सारे ऑर्गन्स को असिस्ट करते हैं या फिर उनको सर्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हेडेड बाई सेक्रेटरी जनरल। अब सेक्रेटेरिएट का एक हेड होता है जिसको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, एसजी।
ये एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, पूरी की पूरी जो सेक्रेटरीट है, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसका जो हेड होता है उसको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल को जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। तो अगर जो सेक्रेटरी जनरल होगा उसको नॉमिनेट कौन करेगा, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो उसको नॉमिनेट करेगी कि ये शख्स जो है वो इसको सेक्रेटरी जनरल बना दो, और फिर जनरल असेंबली जो है उसको अपॉइंट कर देगी सेक्रेटरी जनरल। तो उसको नॉमिनेट कौन करेगा, तो वो करेगी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी कि अक्षय को सेक्रेटरी जनरल बना दो, और फिर जनरल असेंबली उसको अपॉइंट कर देगी 5 साल के लिए। इसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका 6th इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है उसको हम ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो उस टाइम पे, मतलब जब वर्ल्ड वॉर चल रही है और जब 1945 की हम बात कर रहे हैं, जब यूनाइटेड नेशन बना, तो उस वक्त कई सारी कॉलोनीज हुआ करती थी। कॉलोनीज मतलब ऐसे देश जिनको दूसरे देशों ने कब्जा किया हुआ था। जैसे इंडिया को जो है वो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाया हुआ था, इंडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो जो कॉलोनीज थी या फिर जो कॉलोनियल टेरिटरीज थी, उनको जो है वो ट्रस्ट टेरिटरीज कहा जाता था, उनको जो है ट्रस्ट टेरिटरीज कहा जाता है। तो ये कहा गया कि ये जो कॉलोनीज हैं इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो देश गुलाम हैं, जो कॉलोनीज बने हुए हैं, उनको आज़ाद करवाया जा सके और वो खुद अपनी गवर्नमेंट जो है डिसाइड करें, वो आज़ाद हो जाएं। और फिर जब सारे देश धीरे धीरे आज़ाद हो गए, सारी कॉलोनीज जो हैं वो आज़ाद हो गई, तो फिर इसको इनएक्टिव कर दिया गया। मतलब अब ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन पर्पस ये था कि भाई जो गुलाम देश हैं, जिनको कॉलोनीज बनाया हुआ है, जिनको ट्रस्ट टेरिटरीज कहा जाता है, उनको जो है उनकी ट्रांजिशन हो, उनको आज़ाद किया जाए और वहाँ के लोग खुद वहाँ पे गवर्नमेंट चलाएं या गवर्नमेंट को डिसाइड करें। और जब धीरे धीरे 1990s में ये मिशन कंप्लीट हो गया कि सारे देश ऑलमोस्ट आज़ाद हो गए कॉलोनीज में से, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो इनएक्टिव हो गई। तो अभी हमारे पास सिर्फ 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो इनएक्टिव हो गई है। उसके बाद और कुछ अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर और कई सारी एजेंसीज आती हैं, जैसे कि कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के फील्ड में काम करता है, सिर्फ हेल्थ के फील्ड में। हमारे पास FAO आती है, ILO आती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शायद इसको कहते हैं, यूनेस्को आती है, हमारे पास IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आती है, वर्ल्ड बैंक आता है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब ये खुद इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके काम करते हैं अग्रीमेंट के तहत। तो ये इसलिए काम करते हैं यूनाइटेड नेशन के साथ ताकि ये ब्रॉडर लेवल तक पहुंच पाएँ और अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी यूनाइटेड नेशन के परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, और इस तरीके से हम यूनाइटेड नेशन का पूरा स्ट्रक्चर और चार्टर डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात याद रखना, अगर आप यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अमेंड करना चाहते हैं, उसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको 2/3 जो मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के, उसका वोट उसके ऊपर चाहिए, और P5 का अप्रूवल उसके ऊपर चाहिए। मतलब सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका भी अप्रूवल चाहिए, तभी कोई चीज़ जो है वो चार्टर के अंदर बदली जा सकती है, उसको अमेंड किया जा सकता है या फिर नई चीज़ ऐड की जा सकती है। तो क्या करना होगा? जनरल असेंबली मतलब 193 जो मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के अंदर, उसमें से 2/3 का मेजॉरिटी चाहिए, उसके ऊपर सपोर्ट चाहिए, और 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल उसके ऊपर चाहिए, तभी आप चार्टर के अंदर चेंज ला सकते हो, अमेंडमेंट ला सकते हो। और उसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो प्रिसाइजली ई-बुक इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए मैंने लिखी हुई है। आप मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर 9103113950। इस नंबर के ऊपर जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे मैसेज करोगे, तो मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी की पूरी ई-बुक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, और स्पेसिफिकली आपके सिलेबस को ध्यान में रख के और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इजी मैनर में आपके लिए किताब लिखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको आपके एग्जाम्स में, और प्रॉपर आप कंटेंट उसमें मिलेगा, और इस तरीके से आप ई-बुक हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में कंटेंट अवेलेबल नहीं है 7th सेमेस्टर के लिए। 7th सेमेस्टर के सारे मेजर्स की ई-बुक मैंने लिखी हैं, ई-बुक्स लिखी हैं, आप मुझे यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं टू गेट ऑल दोज ई-बुक्स। तो इस तरीके से हम जो है पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर और चार्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।